नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पीर के रोज बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दी है, या जिसे मिनी बजट भी कहते हैं। इसके मुताबिक अब मजीद जो हैं 170 अरब रुपए के टैक्स आयद किए जाएंगे और ये बहुत बड़ी शर्त थी IMF की, ताकि प्रोग्राम की बहाली की जा सके। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे क्या पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम की बहाली के करीब हैं, या अभी भी कुछ ऐसे मामलात बाकी हैं जिस पर दोनों जो फरीकैन हैं कोशिश कर रहे हैं कि कोई इत्तेफाक राय हो सके। उसके अलावा बात करेंगे कि एक दोस्त मुल्क जो है चीन एक दफा फिर पाकिस्तान की मदद को आया है। उन्होंने पाकिस्तान को नए कर्जे देने की मंजूरी दी है, इनफैक्ट कर्जा दे भी दिया है। तो क्या सवाल यह है कि क्या ये कर्जे काफी हैं, या पाकिस्तान को मजीद मदद की जरूरत होगी, ना सिर्फ चीन से बल्कि जो पाकिस्तान के बाकी दोस्त ममालिक हैं। और आखिर में जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द इस हफ्ते काबुल गया और इस दौरे की अंदरूनी कहानी क्या है। पहली दफा पाकिस्तान ने कौन से ऐसे शवाहिद अफगान हुकूमत के सामने रखे जिससे अफगान तालिबान भी इनकार ना कर सकी, लेकिन क्या इसका फायदा होगा पाकिस्तान को, इसमें आगे चल के बात करेंगे। लेकिन शहबाज, आगाज करते हैं। वैसे तो मुल्क के अंदर आपको पता है कि एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेन सारा फोकस है कि पंजाब और KP के अंदर क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन असल इशू अगेन आई वुड से कि वो है तो पाकिस्तान की मईशत ही। एपिक्स कमेटी का भी इजलास आज हुआ, उसमें भी अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने IMF का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत जरूरी है मुल्क के अंदर अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। अब जो सारा दारोमदार है वो तो है कि कहानी जो शुरू होगी कि IMF के साथ हमारा प्रोग्राम बहाल कब होता है, 1.1 अरब डॉलर की किस्त हमें कब मिलती है। बाय एंड लार्ज लगता है ये गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम बहुत करीब हैं। क्या वाकई ही करीब हैं, या अभी भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे ताखीर हो सकती है? देखिए, इस वक्त दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जो डील है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो किसी भी लम्हे उसको अनाउंस कर दिया जाए। वो आज रात भी हो सकता है, वो 2 दिन में भी हो सकता है, वो 4 दिन में भी हो सकता है। 3 से 4 चीजें हैं जो अभी आउटस्टैंडिंग है, बल्कि 3 ही है मेजर। एक तो पावर सेक्टर अभी भी क्लोज नहीं है। पावर सेक्टर के ऊपर इनके जो है मसाइल हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनकी डिमांड तो है शरह सूद में इजाफा करने की, और हुकूमत ने इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब जो इन्होंने लास्ट हुकूमत ने कर्जा लिया है वो 19.95% पे, तकरीबन 20% पे हुकूमत ने जो कर्जा लिया है, जबकि शरह सूद जो स्टेट बैंक की है वो 17% है। तो इन वे इन्होंने उसको एडजस्ट कर लिया है। मतलब जो अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो आप यही तवक्को रखें कि क्लोज टू 2021 के आसपास ही होगा, क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि जो बिड्स इनको आई थी उस पे जो इनको इंटरनल जो डिस्कशन हुई, जो रिकमेंडेशंस गई, तो ये जो 19.95 है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिकमेंडेशन थी कि इस पे उठा ले। स्टेट बैंक चूंकि ये जितना इन्होंने कर्जा लिया है इनकी रिक्वायरमेंट से कम था जो ये लेना चाह रहे थे, तो उस लिमिट तक पहुंचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको जो रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि ये सारा मिलके ऑक्शन होती थी, अब इसमें कुछ तब्दीली होगी, उसको हम कल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कुछ 20.5% के करीब इनको कहा था कर्जा लेने का। तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक के माइंड में कुछ और है। ये 20% अगर वो इंटरेस्ट रेट तय होता है तो जो काइबो रेट है, ट्रेजरी पेपर्स का रेट है, वो 20 से ऊपर ही होगा, तो स्टेट बैंक उस तरफ जा रहा था इस हफ्ते। और तीसरा जो इशू उसका एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, जिसका शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आज जिक्र किया। बट इस हफ्ते जो अगर इसको हम समराइज कर सके, इसाक डार साहब ने अपनी वो बजट वाइंड अप स्पीच की कौमी असम्बली में 170 अरब रुपए के इजाफी जो टैक्सेस हैं वो आयद कर दिए गए। ये 170 अरब रुपए का तखमीना सिर्फ 4 माह का ये ज़हन में रहे। ये सालाना इसका इम्पैक्ट कोई 550 अरब रुपए है। और कल सदर पाकिस्तान आप ये कह रहे हैं कि जो अगला माली साल का बजट आएगा तो ये जो भी इक़दामात किए हैं वो कंटिन्यू करोगे। हालांकि लॉ में प्रोग्राम तो वैसे IMF का खत्म हो जाना है हमारा। इसका देखिए, लॉ में तो ऐसी कोई चीज नहीं अंटिल की रिवर्स कर दें। ठीक है, आज की तारीख में जो कानून पास हुआ है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जो GST का रेट 17 से 18% हुआ है वो 30 जून 2023 को खत्म हो जाए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पास देखें, अगर ये गवर्नमेंट रहती है, इलेक्शन का है ना बजट, अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो हमारे यहाँ होता यही है कि फिर शुरू में आपने अब तो हमने किस्त लेनी है तो ये सारे काम कर रहे हैं, फाइनेंस बिल तो आएगा तो हो सकता है रिलीफ देने के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रिलीफ आप कभी भी उसको नहीं कर सकते आउटराइटली कि ये नहीं देंगे, ये देने की कोशिश करेंगे। कोई भी इस किस्म का कदम उठाया गया जिसपे कुछ इन्होंने अब IMF को जो कमिटमेंट्स दिए हैं, कुछ काम किए हैं, उसे पीछे हटे
तो एक और प्रोग्राम ही हमने लेना, ये जहन में रखिए। जून के बाद हमें IMF की फिर भी जरूरत पड़नी है। सदर पाकिस्तान ने भी मिनी बजट की मंजूरी दे दी, बट जो काबीना को नाज़रीन ब्रीफिंग हुई थी जिसमें ये इन्होंने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की मंजूरी ली थी 14 फरवरी को, उस मीटिंग के अंदर ये काबीना को बताया गया कि जो IMF की तरफ से मुतालबा आया था इजाफी टैक्सेस का, वो 875 अरब रुपए के उन्होंने इजाफी टैक्सेस की डिमांड की थी। इनिशियली उनका जो मुतालबा था कोई 0.75% ऑफ GDP, रफली कोई 625 अरब रुपए के करीब बनता था। फिर जब पावर सेक्टर के जो उन्होंने होल देखे तो उनका जी ये आपको ये करना पड़ेगा कि 875 अरब रुपए के सालाना इजाफी महसूलात लगाने पड़ेंगे। तो अभी भी इन्होंने कुछ गिव एंड टेक या कुछ सब्सिडीज की भी बात हुई है। बट एक और जो बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में इस खास तौर पर, जिसकी वजह से आप देखें कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं ये अब उसको तकरीबन 25 दिन हो गए, 31 जनवरी के शुरू हुए हैं। 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका था, जो मिशन आया था वो वापस चला गया था, उसके बाद वर्चुअल डिस्कशन इनकी होती रही। आज की तारीख तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत सारे फैक्टर्स और भी थे, हमने जो IMF को वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, बट उसमें एक जो मेजर फैक्टर था वो इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी। उसके हवाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे। एक और जो चीज अब सामने आई है जिसकी वजह से अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जो ताखीर हुई है वो ये है कि एक 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट IMF की तरफ से एक मुतालबा आया कि आप डेट सर्विस जो एक सरचार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के ऊपर लगा दें, 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट। हुकूमत पहले ये बात मान चुकी थी कि ये वाला सरचार्ज जो है वो 1 मार्च से लेके अक्टूबर 2023 तक लगाया जाएगा। IMF इस चीज पे नहीं माना। IMF का भी ये मुतालबा है कि आप ये सरचार्ज सिर्फ 8 माह के लिए नहीं लगाएंगे, आप ये सरचार्ज पूरे अगले वाले साल के लिए लगाएंगे और तब तक ये लगा रहेगा जब तक सर्कुलर डेट का जो फ्लो है वो खत्म नहीं हो जाए। जो पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि मंगल को जब नेथन पोर्टर जो है IMF के मिशन चीफ, उनकी मुज़ाकरात होते हैं पावर डिवीजन के साथ, तो पावर डिवीजन 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने पे एग्री हो जाता है। लेकिन बुध को जब इसाक डार साहब की मुलाकात, वर्चुअल मुलाकात उनकी होती है, मीटिंग होती है नेथन पोर्टर के साथ, तो उस मीटिंग में जब ये बात सामने आई तो डार साहब ने कहा जी कि हम ये सरचार्ज अभी नहीं लगा रहे। तो आप तजाद यहाँ पे देखिए कि पावर डिवीजन ने अपनी मीटिंग में IMF को क्या बताया, अगले दिन वजीर खजाना साहब ने क्या बताया। तो ये एक सूरत हाल थोड़ी सी जिसको हम बारहा हम हाईलाइट करते रहे कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई है इस दफा पाकिस्तानी इदारों के दरमियान, उसकी वजह से भी मुज़ाकरात में ताखीर हुई। कामरान उसमें हतमी बात उस तरीके से तो नहीं हुई, लेकिन जो बुध वाले दिन मीटिंग इनकी खत्म हुई वो इस नोट के ऊपर हुई थी कि अब दोबारा पावर डिवीजन, लॉ डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन मिलकर बैठेंगे और ये इसका हल निकाल के फिर बताएंगे। उस मीटिंग में डार साहब का मौकिफ ये था कि अगर हम 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगा भी देते हैं तो ये कोर्ट से चैलेंज हो जाएगा, ये सस्टेन नहीं कर सकता। एक चीज। दूसरा उनका मुतालबा नेथन से ये था कि पाकिस्तान मोर देन 90% जो अपने जो उसने एक्शन लेने थे वो ले चुका है। तो अभी फिर ये जो चीज सामने आ रही है इसका फिर ये तो बड़ी लेट आ रही है, तो अभी आप ऐसे ना करें तो आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करें। बट नेथन ने इसको क्रिटिकल सरचार्ज होंगे कि बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए और आपके लिए भी पावर सेक्टर की अगर बहाली चाहते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो IMF की MD हैं वो भी वहां पे मौजूद थी और उनसे पाकिस्तान से मुताल्लिक भी सवाल हुए और कहा कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल सूरत हाल में है तो आप क्यों नहीं प्रोग्राम बहाल करें। तो उन्होंने कहा जी कि IMF तो बड़ा वाजे है, IMF तो नहीं कहता कि आप हम गरीबों को आप मजीद मारें, हम तो वहां पे ये कह रहे हैं कि वहां पे जो अमीर तबका है जिनको आपने सब्सिडीज दे रखी हैं उनसे सब्सिडीज वापस लें, जिन पर जितना टैक्स बनता है उनसे टैक्स लें और जो गरीब आवाम को प्रोटेक्ट करें। अब डू यू थिंक कि ये जनरल तो बात उनकी ठीक है, हम सब्सिडी भी देते हैं, जो हमारा जो एलीट तबका है और कुछ सब्सिडी खत्म भी की है, बट ये आप सरचार्ज को ले लें, बिजली की कीमतों में इजाफे की बात कर लें, जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे की बात कर लें, ये तो वो इकदाम है जो डायरेक्ट हिट करते हैं आम आदमी को, मतलब सारों को हिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो MD IMF हैं कंट्रडिक्शन भी है उनमें, कि ऐसा तो नहीं है कि उनके इकदाम से आम आदमी मुतासर नहीं होगा? दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो IMF बात कह रहा है या IMF की MD जो बात कह रही है क्या वो गलत है? वो बात गलत नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में इस सवाल का जवाब कल आप मेरे से जरूर लीजिएगा प्रोग्राम में। कल हम आपको एक और बात बताएंगे हमारे साथ कर के रही है ये गवर्नमेंट। IMF का मौकिफ गलत नहीं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मसला क्या है? IMF ये कह रहा है कि आपके अब जितना भी सर्कुलर डेट आपका बन रहा है वो नालायकी की वजह से हुकूमत की,
चोरी की वजह से जिसमें हम लोग वो जिम्मेदार जो अपने बिल नहीं देते, और तीसरा लेस रिकवरीज ऑफ द बिल। इन 3 फैक्टर्स की वजह से बन रहा है। आईएमएफ कह रहा है यार रिफॉर्म कर लो, उसके ऊपर तो ये जा नहीं रहे। फिर वो दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि फिस्कलाइजेशन ऑफ सर्कुलर डेट कर लो। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो फिर आप सारिफिन से रिकवर करेंगे, तो उसकी आपको जब कीमत अदा करना पड़ेगी सियासी तौर पर भी, जो हमने कीमत पे करनी उसका हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं है, तो इसमें किसी गलत फहमी में ना रहेगा। हाँ, जो सियासी कीमत उनको अदा करनी पड़ती है उसको उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब ये सिर्फ हम नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, ये सरचार्ज क्यों मांगा जा रहा है आईएमएफ की तरफ से? इसलिए मांगा जा रहा है कि जितनी भी बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत ने कर दी, इसने भी कर दिया, पिछली वाली हुकूमत ने भी किया, उसके बावजूद सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। और जब गर्मियां आती हैं और ये जो पावर बनाने वाले जो कारखाने हैं वो बिजली फराहम करने से इनकार कर देते हैं, शोर पड़ता है, तो हुकूमत क्या करती है? बजट में पैसा नहीं होता, कमर्शियल बैंक से कर्जा लेती है, लेके वो आईपीपीज को या बिजली पैदा करने वाले कारखाने को देती है, और जो कर्जा लिया जाता है उसको एक कंपनी में पार्क कर दिया जाता है। उस कंपनी में जब उसको पार्क कर दिया जाता है उसके ऊपर सूद तो है, सूद किसने देना है? सूद देने के लिए पहले 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आपके ऊपर लगा हुआ है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि 43 पैसे कम है, 800 अरब रुपए इसी तरह की जगह पे पार्क किया हुआ है। टोटल कर्जा 2400 अरब रुपया है, 800 अरब रुपया इन्होंने कहीं पार्क किया हो, तो 800 अरब रुपए की पूरी सर्विसिंग के लिए 800 अरब रुपए की पूरी सर्विसिंग के लिए 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज का मुतालबा है, जिससे आप सारिफिन से इजाफी 284 अरब रुपया वसूल किया जाए। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे चीन की एक और मदद जो उसने पाकिस्तान की है। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईएमएफ के साथ अगर पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल भी हो जाता है तो उससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि हमें मजीद पैसों की जरूरत है, और मजीद पैसे जो हैं हमारे जो यूजुअल हमारे दोस्त हैं वो ही हमें दे सकते हैं। पहले ये कंसर्न था, हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कस भी करते रहे कि जो अब हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके सामने भी हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है, और वो भी हमें तब कर्जा देने की बात कर रहे हैं जब तक हम आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं करवाते। लेकिन इस हफ्ते एक अहम पेशरफ जरूर हुई कि चीन जो है उसने कोई $700 बिलियन के जो कर्जे हैं वो पाकिस्तान को देने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है, पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है, जिससे शहबाज ये उम्मीद हो चली है। और आज शहबाज शरीफ ने जो एपिक्स कमेटी का इजलास चेयर किया तो उसमें उन्होंने हमारी बात को भी इंडोर्स किया कि शायद उनको ये कंसर्न था कि ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं आईएमएफ के मुआहदे से पहले हमें कर्जा नहीं देंगे, लेकिन चीन ने एक दफा फिर, हमारे एक दोस्त मुल्क ने हमारी उस तरह से मदद की है। और चीन का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड भी है वो मैंने भी खबर की थी कि ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ही वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की एक तो सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात हुई, और एक वैंग ही से जो पहले वजीर खारजा थे अब उनका और एक स्टेटस अप हो गया, वो डायरेक्टर हैं जो चाइना की जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं। तो वहां पर मुझे पता चला था कि पॉजिटिव मैसेजेस दोनों की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से भी और चीन की तरफ से आए थे, और उसके 2 रोज के बाद फिर ये ऐलान हो गया कि वो $700 मिलियन के कर्जे हमें देंगे। तो डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंक, और चीजें कुछ हालात अब बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमें किस्त तो नहीं मिली, लेकिन ये पैसे हमें पहले मिल जाएंगे। एक दो चीजें, ये जो काबीना की मीटिंग जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे उसमें काबीना को ये बात बताई गई थी, हम तो ये जराए से बता रहे थे कि अपने नाजरीन को कि कोई भी दोस्त मुल्क उस वक्त तक पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। और ये बात काबीना को भी बताई गई कि कोई भी दोस्त मुल्क सामने नहीं आ रहा पाकिस्तान की मदद करने के लिए जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा। अब क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी आके टीवी पे जिक्र किया है कि कोई भी आने को तैयार नहीं था जब तक आईएमएफ नहीं आता था, तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चीन ने अपनी पोजीशन चेंज की? ऑल्दो मेरी एक चाइनीज लोगों से उनके हुकाम के साथ एक मीटिंग हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, तो उस मीटिंग में उन्होंने मुझे इंडिकेट किया था कि एक ये जो कर्जा है चाइना डेवलपमेंट बैंक वाला, ये उन्होंने कहा था कि हम फरवरी में दे देंगे और बाकी जो है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो प्रोसेस हो रहा है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, $700 मिलियन उन्होंने दे दिया चाइना डेवलपमेंट बैंक का, वो एग्रीमेंट हो गया है। $1.3 बिलियन का इसके अलावा है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC, एक $800 मिलियन, एक $500 मिलियन, ये तीनों 700, 800 और 500 ये तीनों हमने पहले वापस किए, तो ये वो वापस पैसा हमें आ रहा है, ये फ्रेश लोन नहीं है। एक तो ये चीज।
अब इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये क्या चीज ट्रिगर हुई है, क्योंकि चाइनीज ये कह रहे थे दो चीजें, उन्होंने कहा एक तो पाकिस्तानी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे सीपेक को, और ये हमारा कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये था कि जो बिजली वो बना के पाकिस्तान को बेच रहे हैं उनके कारखाने, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। तो इसको देखना पड़ेगा कि कहां से डेवलपमेंट हुई है। तो और तीसरा इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शायद कल इस पर डिस्कस भी करें, कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उसमें ही बड़ी गर्मजोशी आ रही है। हमारे ट्रेड मिनिस्टर जो है वो वहां पे मौजूद थे, उसकी भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, तो वो भी जाहिर है कि एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि उसके बावजूद चाइना ने अगर पाकिस्तान की मदद की है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। बिल्कुल, वो ये भी इसके अंदर फैक्टर है, लेकिन उस मदद करने से पूरा जो मसला है वो हल नहीं हो जाता। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कभी भी हो सकता है। हम मतलब इस पे हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा, ताखीर जरूर हो रही है, बट हो रहा है। कब हो रहा है अभी पता चल जाएगा थोड़े इसके 1-2 दिन के अंदर। अब दूसरा इसके अंदर इशू ये है कि जो मीटिंग डारसा वाली थी उसके अंदर भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जिक्र आया। तो जो गैप है जो आईएमएफ ने आइडेंटिफाई किया है यहां से लेके जून तक, वो 11 अरब डॉलर का है, छोटा गैप नहीं है। अब हो सकता है इसके अंदर रीपेमेंट्स इतनी ज्यादा शायद नहीं थी, कुछ जो आपने रिजर्व्स को उस लेवल तक लेके जाना है जहां पे आईएमएफ की सेटिस्फेक्शन हो, वो इक्वल टू 2 months ऑफ द इंपोर्ट कवर होता है, विच इज एट द करंट इंपोर्ट जो आपकी लेवल है वो 10 अरब डॉलर तो वो बनता है। तो 10 में से हमारे पास ऑलरेडी कुछ 3.25 अरब डॉलर अभी तक पड़ा हुआ है, और इनको कुछ 7 अरब डॉलर 6.5 अरब डॉलर मजीद उसमें से चाहिए, और बाकी जो होगा वो डेट फाइनेंसिंग के लिए होगा। तो वो, लेकिन हुकूमत का ये ख्याल है कि 11 नहीं है, ये 9.8 अरब डॉलर का गैप है, एक चीज। और उसी मीटिंग में आईएमएफ से ये दरखास्त की गई कि आप हमें इजाजत दें कि हम फॉरेन नॉन चाइनीज कमर्शियल लोन्स जो है वो हम ले सकते हैं। आईएमएफ को इस पे एतराज नहीं है कि आप नहीं ले सकते या ले सकते हैं। आईएमएफ का ये कहना है कि इन हालात के अंदर आपके लिए लेना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जिस तरह की क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान को दी जा रही है, अब तो CCC नेगेटिव हो गया ना, तो जंक रेटिंग के ऊपर कर्जे लेना फ्रेश बड़ा मुश्किल होता है। पुराने रोल ओवर हो रहे हैं, ताल्लुकात की वजह से हो रहे हैं, क्या गिव एंड टेक हो रहा है डिप्लोमेटिकली, वो एक अलग चीज है। बट इसमें जो एक और इसके अंदर हम चीज हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि अभी भी नाज़रीन जो ब्लेम गेम है ना वो चल रही है। एक बात तो वजारत खजाना का उनका ये मौकिफ है, जो मेरी कुछ जराये से बात हुई कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को उनके बकौल कुछ जानबूझ के इरिटेट और तंग भी कर रहा है। जैसे ही जो 3 रुपए 82 फी यूनिट सरचार्ज की जो डिमांड थी, वो पहले जो इनका रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान था उसमें ये शामिल नहीं थी। तो ये डिमांड आईएमएफ की तरफ से गालबन 9 फरवरी को जो लास्ट डे था स्टाफ लेवल विजिट का, तब ये सामने आई थी। तो हुकूमत का ये कहना, जब हर चीज क्लोज हो गई थी, तय हो गई, तो उसके बाद फिर एक नई डिमांड लेके आना और फिर इसको पुश करना, और जब तक इसका रेजोल्यूशन नहीं हो जाता स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना करना, तो आईएमएफ इरिटेट कर रहा है पाकिस्तान, उनका ये मानना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब काबीना में हमारे जराये के मुताबिक जब ये सवाल पूछा गया कि ताखीर क्यों हो रही है मुआहदे में, तो उसका जवाब ये दिया गया कि ताखीर पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, आईएमएफ की तरफ से है। पाकिस्तान तो आईएमएफ को अक्टूबर 2022 से इनवाइट कर रहा है कि अपना मिशन भेजे, और उन्होंने बड़ी ताखीर से भेजा। लेकिन सवाल यहां पे एक और नाज़रीन पैदा होता है, ये किसने पॉलिसी रिवर्सल्स किए थे? इट इज इजी टू ब्लेम द आईएमएफ देन ब्लेम वन सेल्फ। आप ये देखिए कि शरह सूद कम करने की बात किसने की, फिक्स एक्सचेंज रेट की बात किसने की, स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म करने की बात किसने की? जब आप फंडामेंटल जो आईएमएफ के प्रोग्राम के होते हैं उसी से पीछे हट जाते हैं, तो फिर मिशन क्यों आएगा? अभी भी जो मिशन आया है पाकिस्तान में, जो उनकी अपनी प्रेस रिलीज है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो वजारत खजाना पे तो वो रिलाई नहीं कर रहे थे। ये ट्रस्ट डेफिसिट तब तक रहेगा जब तक हम अपनी जो है ना सोल सर्चिंग नहीं करेंगे। और बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, ये जो काबीना की मीटिंग हुई थी उसमें कुछ ऐसे वुज़रा हैं, कुछ ऐसे कैबिनेट मेंबर्स हैं जो अभी भी हुकूमत को कह रहे हैं कि अपने अपने गिरेबान में आप झांके, हो सकता है प्रॉब्लम हमारे घर में हो, हमने माजी की जो मिसमैनेजमेंट सालों की है, अब उसको दुरुस्त करने का वक्त आ गया। अगर आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई भी कामरान हमारे ऊपर जो है वो इतबार नहीं करेगा। मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि प्रॉब्लम हमारा ये हो सकता नहीं है, यकीनन हमारा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आईएमएफ कोई आपको सर पे हथौड़ा मार के नहीं कहता कि आप हमसे कर्जा लें, क्योंकि हमारे ही हालात ऐसे हैं। तो अगर अभी भी हम इस बारे में श्योर नहीं है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बट लेट्स होप कि हमें चीजों की जो संगीनी का अदराक जो है होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द जिसकी जो क़यादत कर रहे थे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया और इस दौरे के दौरान क्या हुआ, अंदर की कहानी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस हफ्ते यानी बुध के रोज पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में अफगानिस्तान का उन्होंने दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ जो DG/ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उसके साथ पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, वो भी इस दौरे में शामिल थे। अब इस दौरे के हवाले से कुछ खबरें तो आपने यकीनी तौर पर देखी होंगी। मैं आपके साथ कुछ जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाह रहा हूं और क्यों ये विजिट इंपॉर्टेंट था। एक तो इसका जो बैकग्राउंड इस विजिट का ये था कि पाकिस्तान में आपने देखा है कि हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। आज भी इस सिलसिले में एपिक्स कमेटी का इस्लामाबाद के अंदर इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर मनोआन अमल दरामद करने के हवाले से बातचीत हुई। और इसकी जो बहुत बड़ी वजह जो पाकिस्तान समझता है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके जो ठिकाने हैं आज भी वहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अब हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस विजिट में जो अहम जो पेशरफ्त हुई पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया या अफगान तालिबान का क्या रद्द अमल था, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पहली दफा कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं। एक तो ये बात तो हमें पता है कि जो TTP है वो या उसकी क़यादत है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम ने पहली दफा आप कह सकते हैं कि अफगान तालिबान को विद एविडेंस ये कन्फ्रंट किया है, ना सिर्फ कि वहां पर उनकी जो क़यादत मौजूद है जो TTP की, बल्कि प्रिसाइस ये जो इतलात हैं, जो लोकेशन है, उनकी भी उनके साथ शेयर की गई है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है, जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पहलू और एक सवालिया निशान को फैसिलिटेशन या जो सहूलतकारी है वो अफगान तालिबान ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी वहां पर इशू उठाया गया है। दूसरा, आइडियोलॉजिकली भी ये कहा जाता है कि एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। और जो सबसे अहम पहलू है उसमें यह है कि जब पाकिस्तान ने तमाम जो हुकाम की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इर्रिफ्यूटेबल यानी कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनके सामने रखे, तो अफगान तालिबान के जो हुकाम थे उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद उनमें हिम्मत नहीं हुई कि जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ पेश किया वो अपनी प्रेस रिलीज में उसको वो मेंशन कर सके। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने वहां पे ये कहा कि दो टोक जो मौक़िफ़ अपनाया कि जो पाकिस्तान की गुड विल है यानी कि खैर सगाली है अफगान तालिबान के हवाले से, उसको पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए और हर सूरत में अफगान तालिबान से कहा है कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें। अब इसमें जो ये तमाम बात सुनने के बाद जो TTP है, जो अफगान तालिबान है, उन्होंने ये यकीन दहानी जरूर कराई है कि वो TTP को कंट्रोल करने के हवाले से कुछ इकदामात करेंगे। लेकिन शहबाज, इसके अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू था कि जो अफगान तालिबान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, पहले तो NDS हुआ करती थी, अब ये GDI है, उन्होंने भी पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था उनको ब्रीफिंग दी और ये बताया कि हमने TTP के कुछ जो धड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की हैं और TTP के खिलाफ हम कौन से एक्शन लेने जा रहे हैं, कुछ तजावीज भी उन्होंने दी। लेकिन जो पाकिस्तानी साइड है, जो मुझे पता चला, उन्होंने उन तजावीज को और उन एक्शंस को नाकाफी करार दिया। तो इस लिहाज से ये जो विजिट था, मेरे ख्याल में जो मेरा अपनी असेसमेंट है, इट अपेयर्स कि ये एक वार्निंग थी शायद अफगान तालिबान के लिए कि अगर आप TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे तो कुछ ऐसी इतलात मिल रही है कि फिर हम हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी करें। देखिए, ये चूंकि पाकिस्तान ये पहले कर चुका है स्ट्राइक्स इस किस्म की, और ऑफिशियली तो गालिबन ने शायद इस चीज़ को ओन या डिसोन नहीं किया किसी भी साइड ने, पर स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है जो आप कह रहे थे कि हमारे हुकाम ने उनको कहा कि जी हमने उनको जब शवाहिद दी तो उसकी वो तरदीद नहीं कर सके। बट मेरा ख्याल इसको अभी इस स्टेज के ऊपर हमें एज अ क्लेम ही लेना चाहिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि वन साइड क्लेम आते रहे और दूसरी साइड से एक डिफरेंट पोजीशन आती रही है। और एक ठीक है, ये अगर मैं इधर आपकी बात, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक वर्जन है ना, जो उनका वर्जन है उसके लिए हमें पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था कि जो मुझे हुकाम ने कहा कि इट्स जो विजिट था 1 पॉइंट एजेंडा था। 1 पॉइंट एजेंडा क्या था कि TTP की प्रेजेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां करनी है। जो उनकी तरफ से 2 स्टेटमेंट्स आई, एक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का जो दफ्तर है उनकी तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ तिजारत, ये बॉर्डर के मामलात, इस पर बात हुई है। फिर एक और जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से, जो उनके तर्जुमान की तरफ से आई, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ड्रोन का मामला भी उठाया गया है। ड्रोन और एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन मिलिटेंट्स।
अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म कॉइन की है, तो मैंने कुछ ये जानने की कोशिश की ड्रोन का जहां तक मामला है, इसका मतलब है कि अफगान तालिबान को ये कंसर्न है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अभी भी अमेरिका को ड्रोन ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है, ये उनका वर्जन है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पर्पसेस के। ऑपोजिशन मिलिटेंट्स की जो बात है, एक व्यू ये आ रहा है कि वो ये समझते हैं कि कहीं जो पाकिस्तान है वो अगर टीटीपी को अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं तो अफगान तालिबान को ये कंसर्न है कि कहीं पाकिस्तान दाइश को तो नहीं सपोर्ट कर रहा हमारे खिलाफ। अब ये भी एक एलिमेंट ये एक बड़ी चीज है कि ये इंटरेस्टिंग ये चीज जो है उनकी तरफ से इस पे कोई मतलब पब्लिकली कोई स्टेटमेंट है? ये पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसको नाम दिया ऑपोजिशन मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज की। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ मैंने जानने की लोगों से कोशिश की, तो वो ये कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली शायद, क्योंकि पाकिस्तान से टेकअप करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा ये स्ट्रेंज नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया अफगान तालिबान को इख्तियार में लाने के लिए। उसका अब हमें ताने भी मारे जाते हैं कि आप तो कह रहे थे फ्रेंडली एक कंट्री, वहां पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी, अब आपके यहाँ अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे तो आप भुगते हैं चीज को। तो अगर ये अफगान तालिबान इस किस्म का हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल अभी कुछ चीजों के ऊपर हमें उसकी फेस वैल्यू पे लेके आगे बढ़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें एक जो चीज है ना, ब्रेक पे जाएंगे, एक जो इस दौरे पे जो डेलीगेशन का हिस्सा थे, तो एक शख्सियत ने मुझे ये भी बताया कि जो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो साबका आईएसआई के सरबराह थे जनरल फैज, जब ये मुलाकातें उनके साथ हुई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स जिसका सिविलियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि ये माजी में जो कुछ होता रहा। और आज हमने देखा भी कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ये भी कहा कि इस हवाले से खुद इत्तेसाबी होनी चाहिए, जनरल फैज और जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछना चाहिए कि किस बुनियाद पर उन्होंने टीटीपी के साथ बातचीत की, उनके लोगों को वापस आने दिया। क्या ऐसा होगा पाकिस्तान के अंदर? ये मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर हमें असफनजार मीर ज्वाइन करेंगे जो मिलिटेंसी को और इससे जुड़े जो इशूज हैं बड़ा क्लोजली देखते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है डॉक्टर असफनजार मीर ने। ये यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक हैं और जो इस खित्ते के अंदर खास करके मिलिटेंसी, कलदम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, दाइश हो, इन जैसे जो ग्रोह हैं इनकी सरगर्मियों पर और खित्ते में जो इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो असफनजार मीर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि एक हाई लेवल विजिट हुआ है इसी हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे थे, डीजी आईएसआई भी उसमें मौजूद थे। और इस विजिट में ज़ाहिर है कि सिग्निफिकेंट था क्योंकि पाकिस्तान में हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं कि उसमें यही कहा गया है कि एक दो टोक मौक़िफ़ रखा गया है अफगान तालिबान के सामने कि ये जो पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं इसकी जो लिंकेज है वो अफगानिस्तान में जो टीटीपी के सेंचुरीज हैं या उनके ठिकाने हैं। आपके पास इस हवाले से क्या फीडबैक है, क्या सेंस है इस विजिट के हवाले से आपका? जी, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने शो में बुलाया। आई थिंक इस विजिट के मिक्स सिग्नल्स हैं अभी तक। चंद सर्कल्स पाकिस्तान से बाहर इस विजिट को देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की डेस्परेशन को जाहिर करता है कि पाकिस्तान को एक कितना बड़ा डेलीगेशन भेजना पड़ा तालिबान लीडरशिप के पास उनसे ये कहने के लिए कि इस टीटीपी के मामले के ऊपर गौर करें। दूसरी तरफ चंद लोग इसको एक तरह का अल्टीमेटम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़े डेलीगेशन को भेजकर तालिबान को एक आखिरी या एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल चूंकि पाकिस्तान की पॉलिसी टीटीपी की तरफ, तालिबान की तरफ में बहुत से तजादात रहे हैं पिछले 12 महीने 18 महीने में। जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, सिग्नल है, वो मिक्स्ड है। जहां तक तालिबान की बात है वहां से काबुल से भी मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन तालिबान के बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि वो अपना माइंड बनाने में कुछ टाइम लेते हैं। जब उन्हें कोई सख्त मैसेज भी दिया जाए, हमने ये देखा कि जब वो अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रहे थे दोहा में, तो अक्सर जब उनको कोई टफ मैसेजेस डिलीवर किए जाते थे तो वो फौरन कोई रिएक्शन, कोई क्लियर पोजीशन नहीं लेते थे। चंद दिन लेते थे, बाज़ औक़ात चंद हफ्ते भी लेते थे। काबुल से भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं आ रहा। अलबत्ता उन्होंने काउंटर एक्यूजेशंस लगाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की इस बात पर कि
टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही है। उन्होंने कहा है कि जी ड्रोन पाकिस्तान से उड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी ऑपोजिशन की बात की है। तालिबान अब ये इल्जाम दे रहे हैं, बाज़ डायरेक्टली बाज़ इनडायरेक्टली, कि दाइश को शायद पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अपनी उनकी और जो ऑपोजिशन है NRF, उसको भी तालिबान इशारे किनारों में कह रहे हैं कि उसको शायद पाकिस्तान की बैकिंग हासिल है। सो इस वक्त दोनों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और इस मीटिंग का ये आप फरमाइएगा कि ये जो तालिबान की तरफ से इल्जाम, जी असफंदयार मीर साहब, ये जो तालिबान की तरफ से इल्जाम लगा है कि पाकिस्तान, जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली तो नहीं कह रहे, कि शायद पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कितनी जान है गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है और आज तक लग रहा है कि अफगान तालिबान को इख्तिदार में लाया ही पाकिस्तान है। तो उसके इख्तिदार में आने के बाद दूसरा एलिगेशन अब अफगान तालिबान की तरफ से अगर आ जाए इनडायरेक्टली कि जी दाइश को सपोर्ट कर रहे, उसमें कितनी जान है? मेरे नजदीक तो इसमें ज्यादा क्या बिल्कुल भी जान नहीं है। अलबत्ता इस खित्ते की एक सियासत है कि जब मुल्कों के माबैन मामला खराब होते हैं किसी एक इशू के ऊपर, तो वो फिर एक्यूजेशन ब्लेम गेम में एंगेज करते हैं। तो मुझे तो तालिबान की जो स्ट्रेटजी है ये उसी एक ट्रेडिशन का एक सिलसिला नजर आ रहा है कि एक्यूजेशन का काउंटर एक्यूजेशन है। बहरहाल दाइश का एक मेजर चैलेंज तालिबान फेस करते हैं और आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि दाइश को काउंटर करने के लिए शायद तालिबान ही बेस्ट एवेन्यू है। सो तालिबान का ये मौक़िफ़ जो है इसलिए भी थोड़ा सा हैरानकुन है, क्योंकि पाकिस्तान तो शायद उनकी दाइश वाले मामले में काफी अर्से से मदद करने की कोशिश करता आ रहा है। अच्छा असफान साहब, इसमें एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई उसमें माजी में आपको पता है कि हमेशा हम अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में एक तफरीक करते रहे, लेकिन इस दौरे के दौरान जो मुझे फीडबैक मिला है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो हमें पता है कि टीटीपी वहां से ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं प्राइवेटली वो ये कह रहे हैं कि वो ऑपरेट कर रहे हैं विद द फैसिलिटेशन ऑफ द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। और ये भी कहा गया है, जो मुझे पता चला है, कि इस दौरे में पाकिस्तान ने लिटरली कन्फ्रंट किया अफगान तालिबान को, उनको प्रिसाइज लोकेशन भी दी है कि कहां पे टीटीपी के लोग मौजूद हैं। और मुझे तो लोगों ने यही बताया कि अफगान तालिबान के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो आप क्या एक शिफ्ट देख रहे हैं पाकिस्तान की अप्रोच में टूवर्ड्स अफगान तालिबान, पर्टिकुलरली कि टीटीपी को कैसे डील करना है, खास करके जब से चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है और जब से नए आर्मी चीफ आए हैं? जी देखिए, ये जो बात है कि उनको अफगान तालिबान की सपोर्ट हासिल है, उनकी हुकूमत की सपोर्ट हासिल है टीटीपी को, ये बात 18 महीने पुरानी, जब से उनकी हुकूमत आई है तब से ये क्लियर है कि तालिबान उनको सपोर्ट दे रही है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम, फॉरेन ऑफिस में, मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस वाले, बाकी इवन सिविलियन गवर्नमेंट, वो इस बात पे डिफ्लेक्ट करते रहे हैं। सो यकीनन ये जो आज आपने रिपोर्ट किया और भी जराए से जो खबरें आ रही हैं, इसमें एक तरह की एस्केलेशन है पाकिस्तान की पॉलिसी में, कि पाकिस्तान अब तालिबान को इस बात से कन्फ्रंट कर रहा है कि आप टीटीपी को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ये बात बिहाइंड द सीन्स ही रखेगा, या फिर इस मौजू के ऊपर, इस इशू के ऊपर तालिबान को पब्लिकली डिमांड करेगा? क्या पाकिस्तान रीजनल कंट्रीज को कन्फ्रंट करेगा या उनके साथ शेयर करेगा कि तालिबान इस तरह के बिहेवियर में इंगेज कर रहे हैं? अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, क्या उनको भी ऑन बोर्ड लेगा इस मामले के ऊपर? सो आई थिंक ये एक स्टार्ट है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं है इस नए पॉलिसी टर्न का। और अगर ये गवर्नमेंट तालिबान को कन्फ्रंट करने में इंटरेस्टेड है, अभी बहुत से और स्टेप्स ले सकती है तालिबान को कन्फ्रंट करने के लिए। अच्छा मीर साहब, इसमें जो इस वक्त दोनों ममालिक में हालात है, दोनों हुकूमतों के, आपके ख्याल में अफगानिस्तान में जो हुकूमत है उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर पाकिस्तान ने कोई वार्निंग दी है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक व्यू ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, तो क्या अफगान तालिबान के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पाकिस्तान की वार्निंग को इग्नोर कर सकें? और वीजा अगर वो इग्नोर करते हैं तो क्या पाकिस्तान इस जो हुकूमत है यहाँ पे वो इस पोजीशन में है कि फिर वो फर्दर वो एस्केलेट करे चीजों को और फिर ड्रोन स्ट्राइक्स हो वहां पे?
देखिए, तालिबान में सर्टनली ये सलाहियत कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की वार्निंग को ना सिर्फ इग्नोर करें, बल्कि वो उसके जवाब में कोई और अपनी हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने अमेरिका के साथ भी पिछले 20 साल लड़ाई की है। अफगान पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के साथ झगड़े पे बहुत प्रीमियम है। तो अगर तालिबान चाहे तो वो एक एंटी पाकिस्तान हिस्टेरिया वहां पर विप कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को पाकिस्तान के साथ एक जंग या कॉन्फ्लिक्ट के लिए की तरफ ले जा सकते हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और आई थिंक जो हमें आइडिया मिलता है, उन्होंने जैसा इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिफ्लेक्ट किया इन सोशल पॉलिसीज के ऊपर, बहुत प्रेशर था उनके ऊपर कि वो बच्चियों के स्कूल बंद ना करें, औरतों को यूनिवर्सिटीज और एनजीओ से बाहर ना करें। बार अच्छा मीर साहब, कथा कलामी हो रही है क्योंकि लास्ट मिनट है हमारे पास। जो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली अफगान तालिबान, ज़ाहिर है अमरीकियों को भी उन्होंने जिस तरीके से रेजिस्ट किया, पाकिस्तान को भी वो कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्विकली व्हाट ऑप्शंस डू यू थिंक पाकिस्तान के पास क्या है कि हम कैसे इस टीटीपी वाला मामला भी हल हो जाए और अफगान तालिबान को उतना एंटेगनाइज भी करें? हमारे पास कोई लेवरेज है? एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन काउंटर टेररिज्म के मामला के ऊपर बहुत बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी की पोजीशन, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड की पोजीशन में काफी गैप है। सो वो गैप क्लोज हो सकता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ज्यादा प्रेशर मल्टीलैटरल रीजनल प्रेशर तालिबान के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है इस मामले के ऊपर। इकोनॉमिक लेवरेज भी है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने 1.1 बिलियन की इंपोर्ट की है तालिबान की हुकूमत के दौरान पिछले साल, जो कि तालिबान की हुकूमत को एक बहुत बड़ा फायदा है, एक ह्यूज फायदा। पाकिस्तान शायद उन एक्सपोर्ट्स को रिकंसिडर कर सकता है। वर्स्ट केस में इकोनॉमिक ब्लॉकेड की तरफ भी जा सकती है। और फाइनली मिलिट्री डोमेन में हमने लास्ट ईयर देखा था, अप्रैल में पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स की। अभी भी मुमकिन है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स करे। हमें इस तरह के इशारे किनारे मिलते हैं। सो वो भी एक ऑप्शन लगता है कि शायद पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, लेकिन फिर उसका काम ऑप्शंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करता है? क्योंकि सिचुएशन जो है वो बड़ी डेलिकेट पॉइज्ड है और एक तरफ पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बहुत मसाइल हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो क्या हम इस मौके पर अफोर्ड कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस नौयत के हो जाएं कि हालात मजीद खराब हो? एनीवेज, प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।